everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं. नवंबर मंथ की मैगजीन का ये आखिरी वीडियो आज होने वाला है. इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर और एथिक्स की जो टॉपिक है वो हम कवर कर रहे हैं. तो पहला आज का जो डिस्कशन है वो है आपके पास संत मीराबाई के ऊपर. तो जैसे आप देख पा रहे हैं, it is related to the Bhakti movement, which is where आप कहां पढ़ते हो उसको, मिडीवल हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है उसको यहाँ पे आप पढ़ते हो. तो मीराबाई के बारे में पढ़ने से पहले या फिर ये क्यों न्यूज में था, थोड़ा सा क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं. तो बेसिकली भक्ति का क्या मतलब होता है. आप भक्ति यानी आप भजन गा रहे हो, पूरे दिन उनके बारे में सोच रहे हो, आपको और कुछ दिख नहीं रहा है ना. तो ये जो भक्ति मूवमेंट है इसकी शुरुआत सबसे पहले साउथ इंडिया के अंदर हुई थी. ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट द भक्ति मूवमेंट, इट ओरिजिनेटेड इन द साउथ इंडिया. यहां से एक क्वेश्चन याद आ रहा है मुझे, दैट ये हमारा इंडिया है. ठीक है. तो आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बताइए, which river forms the natural boundary between the North India and South India. ठीक है. क्वेश्चन क्या है, which river forms the natural boundary between the North India and the South India. ठीक है. अब इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं वापस कि जो भक्ति मूवमेंट है उसकी शुरुआत कहां पे हुई, आपके पास साउथ इंडिया के अंदर हुई. टाइमलाइन क्या था, 7th से 12th सेंचुरी. अब आप लोग कैसे अपनी हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री को उठाइएगा. 7th सेंचुरी, 8th, 9th, 10th, 11th, ये आपके पास डिलोजी डायनेस्टी वगैरह जो कोई भी है, तो पूरा टाइमलाइन देखना और क्रॉस चेक करते जाना कि इनके टाइम पे कौन से संत थे, इनके टाइम पे कौन से संत थे. बिकॉज क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इस राजा के टाइम पे कौन सा संत था. राइट. ऐसे लाइन से तो पूछेगा नहीं कि किताब में लिखा हुआ कि संत का नाम बता दो, है ना. तो आप इसको इसके साथ मैच करेंगे. तो जो ये संत है इनका बिलीफ क्या होता था. ठीक है. तो जब मैं इन संत के बारे में बात करती हूँ तो इनका जो बिलीफ है वो क्या होता था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है, नो मैटर क्या कास्ट है या फिर कौन से उसमें ये अपर कास्ट है लोअर कास्ट है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर इक्वल फॉर देम. तो ये उनका बिलीफ था. अब भक्ति मूवमेंट जो है एक तो साउथ इंडिया में शुरुआत हुआ, फिर वहां से नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में शुरुआत हुई, महाराष्ट्र में भी पहुंचा, फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी पहुंचा. तो यहाँ पे जो रीजन वाइज क्या थे उनको थोड़ा सा देखते हैं. तो जैसे हमने कहा इसकी शुरुआत हुई साउथ इंडिया में. तो इट वाज लेड बाय टू, दैट इज एक तो था अलवर, एक तो थे अलवर जो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, और एक तरफ आपके पास थे नयनर्स जो कि लॉर्ड शिवा की डिवोटीज थे. ठीक है. So when I talk about the South India, so initially it was led by Alvos जो कि लॉर्ड विष्णु की डिवोटी थे, और नयनस जो कि लॉर्ड शिवा की डिवोटीज थे. इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा. अब जो नयनस थे, जैसे कि हमने बात करा कि वो लॉर्ड शिवा की पूजा करते थे, लॉर्ड शिवा को मानते थे. तो टोटल 63 ऐसे संत थे, जिसमें से फेमस संत कौन थे आपके पास, अपार है, सुंदरार और थिरुगनला, समंदर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास मानेकवचक. ठीक है. और जब अलवर्स के बारे में बात करते हैं, ये लॉर्ड विष्णु की डिवोटी होते हैं, जो कि टोटल इनका 12 नंबर है. और जो फेमस संत की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास नमलवर है, और तिरुमंगई अलवर है, अंडाल और करियलवाल. अंडाल जो है उनकी डिवोशनल सॉन्ग को थीरू पवई के नाम से जानते थे. क्या, अंडाल के जो आपके पास डिवोशनल सॉन्ग है उनको थीरू पवई के नाम से जानते थे. और जो अलवर्स है उनका जो पूरी सॉन्ग का कंपाइलेशन था वो किसमें किया गया, दिव्य प्रबंधम. आई रिपीट, व्हाट इज दिव्य प्रबंधम, कि अलवर्स की जितनी भी सॉन्ग्स है उनका पूरा कंपाइलेशन किसमें किया गया, दिव्य प्रबंधम में किया गया. फिर पहुंचा आपके पास भक्ति मूवमेंट सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में. तो यहाँ पे जब ये पहुंचा तब लगभग 13th सेंचुरी की टाइमलाइन थी. अब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि 13th सेंचुरी की टाइम पे मिडिवल हिस्ट्री की दुनिया में चल क्या रहा था. ठीक है. तो जो भक्ति ट्रेडिशन थी उसकी दो कैटेगरीज मानी जाती थी, एक है सगुण और एक है निगुण.
तो सगुण में हम भगवान की एक फॉर्म में पूजा करते हैं, जैसे कि मीराबाई है वो एक कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करती थी, फॉर्म में पूजा करते थे। तुलसीदास है, निर्गुण के अंदर हम किसी फॉर्म में पूजा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कबीर दास है, गुरु नानक जी है, देव जी है। ठीक है, अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। यहाँ पे जो टाइमलाइन थी 13th से 17th सेंचुरी के बीच में थी, तो यहाँ पे बहुत सारे पोएट्स आए जिन्होंने मराठी लैंग्वेज का यूज किया। और यहाँ पे लॉर्ड विष्णु के ही एक अवतार है विठल, इनका फोकस इन पे होता था, विठल पे। और इनका जो टेम्पल है वो कहाँ है, पंधारपुर, एंड फॉलोड द वरकारी ट्रेडिशन। वरकारी ट्रेडिशन इज रिलेटेड टू द संत ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पे जो फेमस संत है वो कौन से है आपके पास, ज्ञानेश्वर जी है, नामदेव जी है, एकनाथ जी है, तुकाराम जी है। और यहाँ पे बहुत सारी विमेन संत भी देखी गई, जैसे कि आपके पास सखोबाई है, और जो फैमिली है आपके पास चौकीमाला की, बिलोंग टू दी अनटचेबल्स। ठीक है, तो ये जो कैटेगरी थी ये किसको बिलोंग करती थी, आपके पास अनटचेबल की कैटेगरी को बिलोंग करती थी। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं अनटचेबल कैटेगरी में, तो यानी यहाँ से इनका जो बिलीफ था कि ये किसी भी कैटेगरी या छुआछूत में बिलीव नहीं करते थे, वो यहाँ पे प्रूफ होता है। अब बात करते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। असम रीजन के अंदर जो आपके पास शंकरा देवा है, ये फेमस संत हुआ करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जी, ये बंगाल वाले रीजन के अंदर। ठीक है, अब ये मैप जो है उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। ये रीजन, मतलब मैपिंग तो क्लियर है ना, कौन सा स्टेट है, राजस्थान। यहाँ पे क्या है, गुरु नानक जी, ये है मीराबाई जी, नरसिंह मेहता जी, जानेश्वर जी, नामदेव जी। ठीक है, ये है आपके पास मणिकाव सागर और रामानुजा, नामलवर, ये है आपके पास पुरंदर दासा, रामदास है, फिर है आपके पास बासवन्ना, तुकाराम, एकनाथ, तुलसीदास, वल्लभाचार्य जी, रायदास जी, कबीर है, रामानंदा है, सूरदास है, और यहाँ पे क्या है आपके पास चैतन्य देव है और शंकरादेव। ठीक, अब आते हैं मीराबाई जी के ऊपर। तो बेसिकली अगर उनके अर्ली लाइफ की बात करें तो थी भाई ये, मतलब राजकुमारी है ना, ये मेवाड़ की राजकुमारी थी। हल्के में मत लीजिएगा कि कोई गरीब थी, ना 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 ना, ये थी राजकुमारी। और मेवाड़ के जो राजा थे, कौन, राणा सांगा, जिन्होंने कौन सी लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ खानवा 1527 के अंदर। इनके जो बेटे थे, दैट इज द राणा भोजराज, राणा भोजराज के साथ इन मीराबाई की शादी कर दी गई। लेकिन राणा भोजराज की डेथ हो गई थी 1521 में। तो उसके बाद मेवाड़ से मीराबाई चली गई लॉर्ड कृष्णा को ढूंढने के लिए। अब लॉर्ड कृष्णा सीन में कैसा है, तो ये जो मीराबाई है जो कि राजकुमारी थी, बचपन से ही लॉर्ड कृष्ण भगवान जी को अपने पति के रूप में पूजती थी, डिवोशन के रूप में पूजती थी। तो जब इनकी रियल लाइफ की जो हस्बैंड की डेथ हो गई, तो ये भगवान की सर्च में वहां से चली गई। और फिर वहां पे उन्होंने एक संत की तरह जीवन जिया, वहां से वृंदावन गई, वहां पे द्वारका गई और सगुण भक्ति को अपनाया, यानी कि कृष्ण की मूर्ति को अपने पास रखती थी, उनकी पूजा अर्चना करती थी, and considered the Lord Krishna as her husband. So she addresses the Lord Krishna as the गिरिधर गोपाल। लॉर्ड कृष्णा को ये गिरधर गोपाल के नाम से बोलती थी। ठीक है, तो अब इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो बेसिकली ये बहुत कविताएं भी लिखती थी, और इनकी कविताएं में एक अजीब सा तो नहीं, एक बहुत ही यूनिक रिश्ता होता था। रिश्ता जो है वो बताती थी कि मैं भगवान कृष्ण की दुल्हन हूँ, और भगवान कृष्ण भी जो है वो मुझे मानते हैं, मैं मीरा हूँ उनकी। और यहीं से इनका फेमस सॉन्ग है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मुझे आज मेरे जीवन का सबसे कीमती धन मिल गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ जो है वो मुझे मिल गई है, जो कि मेरा राम है, भगवान है, लॉर्ड कृष्ण है, गिरधर गोपाल है। ठीक है, और मीराबाई जी की जो पोयम है वो लॉर्ड ब्रज लैंग्वेज के अंदर होती थी, और कुछ स्पेशल नाम भी है इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे है आपके पास राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, मीराबाई का मालहार, राग विहाग और गरबा की। तो कुछ भजन भी है जिनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए थे बाय रॉबर्ट ब्लेने, जैन हर्शफील्ड, जैसे कि एस्थेटिक पोएम्स के नाम से। और जो भक्तमल है, इन्होंने इनकी पूरी पोएट्री का कलेक्शन किया, और इनकी जो पूरी बायोग्राफी है, इट वाज रिटन बाय गुरु नाभादास जी।
सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो पहली बात तो ये संत रविदास जी जो है, जिनको रायदास के नाम से भी हम जानते हैं, उनकी स्टूडेंट बनी, जो कि अनटचेबल कास्ट को बिलोंग करते थे। और इनके जो गाने होते थे वो ओपनली खुलेआम अपर कास्ट लोगों के खिलाफ होते थे, उनको चैलेंज करते थे, राइट, ताकि क्वालिटी आए। और उन्होंने ट्रेडिशनल जो वुमेन रोल थे या फिर जो सोसाइटल नॉर्म्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मीराबाई। अब आते हैं हमारे पास दूसरे टॉपिक के अंदर। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? काजी नजरुल इस्लाम के बारे में। दैट इज, सबसे पहले काजी नजरुल इस्लाम में और इस्लाम ने 1922 के अंदर एक ब्रिटिश के खिलाफ एक गाना, एक एंथम लिखा था, दैट इज करार ओए लहुआ को पट आयरन बार ऑफ द जेल फॉर अ फिल्म has led to a widespread criticism in the बांग्लादेश। तो इसमें इस एंथम के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर फिर से क्रिटिसिज्म जाता है। तो पहली बात ये इनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनका जन्म हुआ वेस्ट बंगाल के अंदर और 1917 में इन्होंने भारत की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी जो है वो ज्वाइन कर ली। अब बाद में जब वो वहां से सोल्जर बने, सोल्जर के बाद में इन्होंने क्या किया, एक बटालियन क्वार्टर मास्टर की फॉर्म में ज्वाइन किया, यानी कि हवलदार। अब ये जो इंसान थे, इनको देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। तो बंगाल की भाषा आपको पता है, थोड़ा सा जैसे रसगुल्ला को रसगुल्ला बोलते हैं, है ना, विदाई को विदाई बोलेंगे। तो यहाँ पे विद्रोह करना, रिबेल करना, है ना, और पोएट को हिंदी में कवि बोलते हैं। तो इनको विद्रोह कवि के नाम से जानते थे कि भाई ये तो विद्रोह कवि है, यानी विद्रोह करने वाले कवि है, करेक्ट, रिबेलियस पोएट है ये। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विद्रोह कवि के नाम से इनको जाना जाता था, जिन्होंने इंसान जो स्लेवरी, ह्यूमंस जो है स्लेवरी के अंदर हेट्रेड ट्रेडिशन, इनके खिलाफ काफी काम किया। कम से कम 2000 गाने इन्होंने कंपोज किए हैं, जिनको पॉपुलरली नजरुल गीति के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, कि इनको किसके नाम से जाना जाता है? नजरुल गीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? नजरुल गीति के नाम से। अब इनके मेजर वर्क, यानी कि जो जो कविताएं या जो भी सॉन्ग इन्होंने लिखा, कविताएं नहीं, सॉन्ग इन्होंने जो लिखे हैं सॉरी, 1919 के अंदर इन्होंने अपना पहला जो पीस है या फिर जो सॉन्ग लिखा था, दैट इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ डेलंक्विट या फिर सौगात, जब वो आर्मी के अंदर थे। बट 1920 के अंदर इन्होंने आर्मी को छोड़ा और बंगाली मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी को ज्वाइन किया। इनका फेमस वर्क कौन सा था? बंधन हार, यानी फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज। फिर बोधन, शतल अरब, बादल प्रताप शरब और एक्सेट्रा। इन्होंने एक बहुत ही फेमस जो पोयम है वो लिखी, दैट इज आनंद मोयर ओगोमोनी, 1922 के अंदर। लेकिन इस पोयम को लिखने की वजह के लिए इनको जेल भेज दिया गया कि आप सरकार के खिलाफ कुछ भड़का रहे हो लोगों को, सेडिशन चार्ज लगवा दिया जाए, और इनको जेल भेज दिया गया। तो बेसिकली 1930 में इनकी जो किताब थी, दैट इज प्रलय शिखा, इसको बैन किया और सेडिशन का चार्ज लगाया और जेल में भेजा। लेकिन उनको रिलीज कब किया गया? 1931 में गांधी इरविन पैक्ट जब साइन हुआ था। कमेंट सेक्शन में मॉडर्न हिस्ट्री कम से कम 5 बार तो रिवाइज होनी ही चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, वरना पार नहीं पड़ेगी। 10 किताबें मत पढ़ो, एक किताब को 10 बार पढ़ो। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या यहाँ पे कंडीशंस थी, क्या क्या वहां पे हुआ, आगे जाके जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, एवरीथिंग इससे रिलेटेड जो भी है कमेंट सेक्शन में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, रोल इन द नेशनल मूवमेंट, कि ये इंसान ने पूरा जो नेशनल मूवमेंट है इसमें क्या रोल था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न स्पेक्ट्रम की जो बुक है उसको आप लिंक करते हुए चलेंगे कि यहाँ पे जो पूरा आपके पास नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, लगातार लोगों को मोटिवेट किया इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अपनी कविताओं के जरिए, प्लेस के जरिए इन्होंने स्वदेशी खिलाफत मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अपने एक श्रमिक प्रजा स्वराज दल जो है ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, ये एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के तहत काम करती थी, और बेसिकली ये क्रिटिक थे खिलाफत जो स्ट्रगल जो थे, he became the critic of the खिलाफत struggle
and the Indian National Congress for not bargaining the political independence from the British Empire. ये बोल रहे थे कि आप क्यों अपना पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है उनसे मतलब बार्गेन नहीं करते हो कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस चाहिए, आप क्यों बात नहीं कर रहे हो ब्रिटिशर्स से? खिलाफत स्ट्रगल के खिलाफ थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ थे ये। उनका कहना था आप मांगो उनसे अपनी बार्गेनिंग करके कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो उनसे, क्यों उनका कहना क्यों दब रहे हो आप? ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में क्या किया इन्होंने कि कलकत्ता 1926 के अंदर हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए, तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम का जो एकता है उसको लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया एंड इन दोनों को जो है एक साथ लाया गया। अवार्ड एंड अचीवमेंट 1960 में इनको पद्म भूषण अवार्ड की, देखो अवार्ड रट लेना, अब आजकल ना अवार्ड पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि पद्म भूषण अवार्ड क्या है, कौन से अवार्ड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक। तो इनको नेशनल पोएट का भी टाइटल दिया गया और इनको एकुशे पदक दिया गया बाय बांग्लादेश। तो बेसिकली बांग्लादेश में ये हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एकुशे पदक। क्लियर? अब आते हैं अगला टॉपिक, दैट इज द शारदा टेम्पल। तो अभी क्या हुआ है कि नवरात्रि जो पूजा है वो हुई है भाई शारदा टेम्पल। ये शारदा टेम्पल कहाँ है? आपके पास जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपके पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है, जो कि बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पे ये मंदिर है, वहां पे नवरात्रि की पूजा हुई। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इस साल यहाँ पे शुरुआत के साल में यहाँ पे शारदा मंदिर जो है वो ओपन हुआ था। कहाँ पे? एलओसी पे, जहाँ पे वन ऑफ द बेस कैंप भी है, ट्रेडिशनल शारदा पीठ इन द नीलम वैली ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो बात करते हैं शारदा देवी पीठ है क्या इस पूरे रीजन में। ये जो आपके पास जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो रीजन है, यहाँ पे पीओके है, यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट जो है श्राइन है। एक आपके पास है मर्तांड सन टेम्पल, या जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, दूसरा है अमरनाथ का मंदिर, और तीसरा यहाँ पे है शारदा देवी का पीठ। तो ये जो टेम्पल है काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस रखता है मर्तांड सन टेम्पल से। इसका आर्किटेक्चर ले लो, डिजाइन ले लो, या कंस्ट्रक्शन स्टाइल देख लो, ये देखो यहाँ पे इसकी फोटो भी है, ठीक। तो बेसिकली अब बहुत ही ना एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, यहाँ पे क्या है कि जो अल बिरूनी है, जो कि फेमस स्कॉलर है, इन्होंने इस टेम्पल का डिस्क्रिप्शन कैसे दिया? मच वेनरेटेड साइट ऑफ द पिलग्रिमेज। अब अगर किसी को नींद आ रही है तो जागो, ठीक है। मिडिवल हिस्ट्री आप जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ते हो तब भी आप जो भी आप राजाएं पढ़ते हो, या फिर चोल पढ़ लिया, चेर पढ़ लिया, पांड्या, कुछ भी पढ़ लिया आपने, तो हर समय पे चाहे आपने हरिश्चंद्र पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, ठीक, तो उसमें हम क्या मानते हैं कि हर एक समय में फेमस बाहर का राइटर आता है या फिर फॉरेन से कोई घूमने आता है, वो उस समय का डिस्क्रिप्शन देता है। तो अल बिरूनी भी आए थे, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो कि अल बिरूनी किस टाइम पे आए थे। ओके, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहले जो है पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, इन्होंने सैंक्शन कर दिया गया था प्लान टू क्रिएट अ कॉरिडोर, जिससे आप जो हिंदू पिलग्रिमेज जो है इंडिया टू शारदा पीठ तक आप जा सकते हो, क्योंकि वो पीओके में है, गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है जहाँ पे वहां का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। तो एक बार जब ये काम चल ऑपरेशन हो जाएगा शारदा पीठ कॉरिडोर, तो एक सेकंड रिलीजियस पैसेज टेरिटरी बन जाएगा आफ्टर द करतारपुर कॉरिडोर। ध्यान से समझो, करतारपुर कॉरिडोर कहाँ पे पड़ता है? करतारपुर कॉरिडोर न्यूज में था कि आपके पास 2 फेमस पिलग्रिमेज साइट है, ठीक है, साइट है पंजाब गुरुद्वारा साइड में, एक उधर का पंजाब पाकिस्तान को, एक हमारा। तो उनका जो फेमस गुरुद्वारा है जहाँ पे उनका पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है, तो वो पाकिस्तान वाली साइड में, तो वहां से जाने के लिए छोटा सा कॉरिडोर बन रखा है। तो सेम थिंग यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो शारदा पीठ वाला कॉरिडोर एक बार चालू हो गया, तो ये क्या है, करतारपुर कॉरिडोर के बाद में आपके पास सेकंड नंबर का कॉरिडोर ऐसा हो जाएगा जहां पे आप हिंदू पिलग्रिम जो है वहां पे जाके पूजा पाठ कर पाएंगे। अब आते हैं ये शारदा पीठ इतना जरूरी क्यों है? तो बेसिकली 18 महाशक्ति पीठ है या फिर ग्रैंड शक्ति पीठ है, जिसको यहाँ पे अबोर्ड ऑफ हिंदू गॉडेस सरस्वती बोला जाता है। सरस्वती यानी कि विद्या की भगवान, लर्निंग, नॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान जो है अपनी गॉडेस मानते हैं यहाँ पे सरस्वती जी को। तो यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित होते हैं वो इनको अपना कुलदेवी मानते हैं, प्रिंसिपल डीटी। तो यहाँ पे शी इज आल्सो रिफर्ड टू बाय एज अ कश्मीरा पुरावासिनी, यानी कि रेजिडेंट ऑफ द कश्मीरी। अब इस एरिया की अगर एजुकेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें
बहुत ही हायर लर्निंग ऑफ वैदिक वर्क यहाँ पे थी, स्क्रिप्चर्स थे, कमेंट्रीज थे। ऐसा माना जाता है कि जो एंशिएंट सीट थी नालंदा तक्षशिला की, वो भी यहाँ पे हुआ करती थी। रामानुजाचार्य है वो भी यहाँ पे विजिट करके गए थे। तो ये यहाँ पे इसका जो एजुकेशन जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पे आप इसका देख शेयर हुआ ये वाला टॉपिक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहली बात तो ये इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, ठीक, क्या नाम है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। 1927 में सर दौलतजी टाटा जो थे इनके फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे और इसको बनाया गया इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो ये गवर्निंग बॉडी है फॉर द ओलंपिक मूवमेंट एंड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया। इसका जो रजिस्ट्रेशन है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत हुआ अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ठीक है, अब बात करते हैं हुआ क्या है। 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स जो है इस बार के कहा हुए हैं, गोवा के अंदर हुए, याद रखिएगा। तो जैसे कि ओलंपिक्स गेम होते हैं उसी तरह से ये एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है जहां पे एथलीट्स जो है अलग अलग स्टेट से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आकर मेडल के लिए यहाँ पे खेलते हैं। तो जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है जो कि स्पोर्ट्स टीम है इंडियन आर्म फोर्सेस की, ये भी कंपीट करते हैं यहाँ पे। तो इसका पूरा जो रेगुलेशंस है वो कौन किसके अंडर है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ा। अब नेशनल गेम्स के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट एडिशन था इस इंडियन ओलंपिक गेम का वो लाहौर पंजाब में हुआ था 1924 के अंदर, और बाद में इसका 8th एडिशन था कैलकाटा में। तो बेसिकली यहाँ पे इसको क्रिश्चियन किया गया एज अ नेशनल गेम। लखनऊ में पहली बार इंडिपेंडेंस के बाद में नेशनल गेम जो है वो हुए, और जो नेशनल गेम है बिल्कुल ओलंपिक्स की तरह होते हैं, और 1985 में न्यू दिल्ली में हुए। ठीक है, तो ये आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा रटने वाला टॉपिक, क्या कह रही हूँ, रटने वाला टॉपिक, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग क्या होते हैं, क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जीआई टैग। तो सबसे पहले जीआई टैग की अगर हम बात करते हैं, आपके पास जो पूरा भारत है, ठीक है, जब मैं पूरे इस भारत के बारे में बात करती हूँ जीआई टैग में, तो बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल ओरिजिन, जैसे कि बंगाल के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं या फिर कोल्हापुर की चप्पल बहुत फेमस है, यानी पर्टिकुलर ज्योग्राफी या फिर एरिया का कोई प्रोडक्ट या फिर कोई चीज जिसकी क्वालिटी एकदम खतरनाक मस्त होती है कि मतलब उसका ओरिजिन वहीं से हुआ और कहीं से हुआ ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल खाने की चीज है सरसों दा साग, क्या याद आ रहा है, पंजाब याद आ रहा है, बाजरे की रोटी क्या याद आ रहा है, राजस्थान याद आ रहा है। तो ऐसे हर एक स्टेट में कुछ चीजें ओरिजिन होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ओरिजिन होते हैं, तो उनका ये विलुप्त ना हो जाए, मतलब खो ना जाए, कहीं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक साइन का नाम दिया जाता है जीआई टैग। ठीक है, तो बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि आपके पास किसके अंडर आता है, पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन। और ये जो आपके पास ट्रिप्स है उसके अंदर भी आता है आर्टिकल 20 to 24 ऑफ द ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब इंडिया के अंदर ये जो जीआई का रजिस्ट्रेशन है इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999। और ये जीआई है, आप इसको रजिस्टर कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो, अगर कोई एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, खाने की चीज है, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और भी बहुत चीजें। ड्यूरेशन, एक बार अगर किसी प्रोडक्ट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, कि एक बार अगर आप किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग देते हो तो वो 10 साल तक वैलिड रहता है, और हर 10 साल में आपको उसको रेन्यू कराना पड़ेगा। अब यहाँ पे मिनिस्ट्री कौन सी लगेगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री लगेगी, याद रख लीजिएगा। ठीक, अब रटने वाली चीज कि कौन कौन से एरिया से कौन कौन से जीआई टैग आपको मिले हैं। तो पहले बात आओ उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में आपके पास जो बेरी नाग की चाय पत्ती होती है, अब कैसे याद होंगे, थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। आप निकाल लीजिए इस तरह से इंडिया का मैप निकाल लीजिए, क्या कर लीजिए, इंडिया का मैप, बहुत इजी तरीका है, लंबा लगेगा लेकिन काम यही आएगा। सबसे पहले आप लिखिए कि ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये लद्दाख है,
जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। अब आप उत्तराखंड में आ जाओ। उत्तराखंड में आप थोड़े से सोचो कि भाई यहाँ पे मतलब पूरी इंडियन ज्योग्राफी याद कर लो आप, ये उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में आपके पास क्या कोई ट्रांस हिमालय मिलता है? नहीं। क्या कोई ग्रेटर हिमालय मिलता है? हाँ मिलता है, कामेट मिलता है, नंदा देवी मिलता है ना, या आपके पास बंदरपूंछ मिलता है, करेक्ट। तो माउंटेन्स भी मिलते हैं। फिर यहाँ पे रिवर कौन कौन सी ओरिजिनेट हो रही है, ऐसे करते जाओ। फिर इस स्टेट में अब जब आपको पूरा चीज समझ आ जाएगा, तब आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे जो लीव्स है प्लांट की वो एकदम वाइड ग्रो करती है। तो इसी वजह से यहाँ पे आपके पास जो वेरीनाग की जो चाय है वो बहुत फेमस है यहाँ पे, टेस्ट की वजह से, इसका जो टेक्सचर, फ्लेवर है, अरोमा है, कलर है। तो वेरीनाग जो है, इसका नाम कहाँ से आता है? यहाँ पे वेरीनाग का मंदिर है। क्या है यहाँ पे? वेरीनाग का मंदिर है, जिसको वेदीनाग लोकली बोला जाता है। तो यहाँ पे जो लोकल टी गार्डन है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का, वहां से आपको मिलेगा। तो फटाफट से याद करेंगे कि उत्तराखंड में जो जीआई टैग है वो किसको मिला है? वेरीनाग की चाय पत्ती को मिला है। लेकिन एक और प्रोडक्ट है उत्तराखंड में, वो है आपके पास बिच्छू बूटी, दैट इज द नेटल फैब्रिक। हिमालय का जो नेटल फैब्रिक है, आपके पास जो प्लांट फाइबर है वो पूरी तरह से होलो है। इसकी एक यूनिक एबिलिटी है कि इसके अंदर ये हवा भर के रखता है, thus creating a natural insulation and making an ideal clothing material for both winters and the summer। ये बहुत ही ज्यादा हाई फाइबर यील्डिंग प्लांट है, गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी रटते जाना है। गढ़वाल हिमालय पे क्वेश्चन आया था कि आपका जो नंदा देवी है वो कौन से हिमालय का पार्ट है? तो आंसर था उसका गढ़वाल हिमालय। पीवाईक्यू उठाओ ज्योग्राफी के, ठीक है। नंदा देवी किसका पार्ट था? गढ़वाल हिमालय। फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या जो आपके पास ग्रेटर हिमालय है, पूरा जो ग्रेटर हिमालय है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? जैसे कि लद्दाख है, लद्दाख में क्या है? नंगा पर्वत है। फिर आप आ जाओ किसमें? उत्तराखंड वाला जो रीजन है, उत्तराखंड वाले रीजन में क्या मिलेगा आपको? उत्तराखंड के अंदर क्या क्या पहाड़ियां मिलेगी उसके बारे में बात करो। जैसे कि आपके पास क्या है वहां पे? क्या है? बद्रीनाथ है। क्या है आपके पास? केदारनाथ है। वहां पे और क्या मिलेगा आपको? बद्रीनाथ मिलेगा और केदारनाथ मिलेगा। बंदरपूंछ जो है वो मिलेगा आपके पास, ठीक है। जो बंदरपूंछ है वो भी आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? बद्रीनाथ में आपके पास मिलने वाला है। तो सारे और भी हिल से दो चार उसके नाम यहाँ पे आप लिखिए। फिर बात करते हैं उत्तराखंड में जो मंडुआ चीज है उसके बारे में, ठीक है। किसके बारे में? उत्तराखंड में मंडुआ। तो एक फिंगर मिलेट है जो कि ग्रोन हुआ है गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में। कुमाऊं हिल्स कहाँ पे है भाई? उत्तराखंड। उत्तराखंड कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं हिल्स उत्तराखंड के अंदर है। उत्तराखंड में किसका पार्ट है? वो लेसर या मिडल हिमालय का पार्ट है। तो यहाँ पे जो मांडुआ है ये फिंगर मिलेट खाने वाली चीज है, सुपर सीरियल है, ग्रेन फॉरेस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कल्टीवेट किया जाता है। फिर यहाँ पे उत्तराखंड में क्या है? झंगोरा है। क्या है? झंगोरा है जो कि एक मिलेट की कैटेगरी है। ओल्डेस्ट फूड नोन टू द मैनकाइंड इस हिमालयन रीजन के अंदर। कहा? कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में। फिर उत्तराखंड में यहाँ पे है आपके पास गाहट, एक दाल है जो कि ड्राई रीजन में इसको उगाई जाती है। बात करते हैं रेड राइस, यानी कि जो लाल चावल है। तो बेसिकली जो पुराना रीजन है यहाँ पे इसको मिलता है। फिर है काला भात, ये भी उत्तराखंड में है। तो ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड अंडर द 12 अनाज सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि 12 अनाज एक साथ उगाया जाता है। दैट इज द 12 क्रॉप। It is one of the richest source of the flavonoids. So kala bhat contains the starch, a form of complex carbohydrate. फिर यहाँ पे उत्तराखंड माल्टा, यानी कि जो संतरा का एक वेराइटी होता है वो इसको मिला है। फिर यहाँ पे चौलाई, यानी कि रामदाना, एक सूडो सीरियल है चौलाई जिसको चुआ के नाम से भी जाना जाता है। फिर यहाँ पे बुरांश, ये सब उत्तराखंड के ही है, ठीक। फिर यहाँ पे पहाड़ी तुहुर दाल को मिला है। फिर यहाँ पे लिखा वुड कार्विंग। फिर यहाँ पे है आपके पास नैनीताल मोमबत्ती कैंडल। फिर यहाँ पे आपके पास रंगवाली, दैट इज पिछोड़ा कुमाऊं, कुमाऊं रीजन, रामनगर नैनीताल लीची। फिर और पीच, ये सब कुछ प्रोडक्ट है, आप उनको रटने हैं। चौमीलाल वुडन रामन मास्क, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास दैट इज अलमोरी लाखोरी मिर्ची। क्लियर हो गया? अलमोरी लाखोरी मिर्ची